नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। दुनिया के कुछ हिस्सों में चल रहे तनाव और तनावपूर्ण हालातों की वजह से फ्यूल सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। इसे देखते हुए भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एलपीजी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कमर कस ली है। मंत्रालय ने तेल कंपनियों और रिफाइनरीज को साफ निर्देश दिए हैं कि वो अब एलपीजी का ज्यादा प्रोडक्शन करें और इस बढ़े हुए प्रोडक्शन का इस्तेमाल मुख्य रूप से घरेलू गैस की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा, ताकि जो आम जनता है उसे रसोई गैस की कमी महसूस न हो। तो देखिए, बुकिंग के नियमों में भी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर एक सख्त नियम लागू कर दिया। अब 2 गैस सिलेंडरों की बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का अंतर होना जरूरी है। इसका मतलब है कि एक बार सिलेंडर बुक करने के लिए आप अब अगले 25 दिनों तक दूसरा सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे। मंत्रालय का मानना है कि इस कदम से गैस की जो जमाखोरी हो रही थी, ब्लैक मार्केटिंग यानी कालाबाजारी हो रही थी, उस पर लगाम लग जाएगी। तो देखिए, अक्सर देखा जाता है कि सप्लाई कम होने की खबर मिलते ही जो लोग हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा सिलेंडर स्टोर करने लगते हैं, चाहे ये कमर्शियल हो या घरेलू सिलेंडर की बात हो, दोनों जगह ये लागू होता है, जिससे असली जो ज़रूरतमंद होते हैं उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। अस्पतालों और स्कूलों को भी प्राथमिकता देने की इस बार बात कही गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में साफ कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता है घरेलू इस्तेमाल और देश के ज़रूरी संस्थानों को गैस पहुँचाना। बाहर से मंगाई जाने वाली यानी इम्पोर्टेड एलपीजी की सप्लाई अब सबसे पहले अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों जैसे कि ज़रूरी नॉन डोमेस्टिक सेक्टर्स को दी जाएगी। स्कूल और अस्पताल इसमें प्राथमिकता रहेंगे और सरकार का मकसद ये सुनिश्चित करना होगा कि देश की सेहत और शिक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं में गैस की कमी के कारण कोई रुकावट ना आए। होटल और इंडस्ट्रीज के लिए कमेटी बनेगी और बाकी दूसरे नॉन डोमेस्टिक सेक्टर्स जैसे कि रेस्टोरेंट्स, होटल्स और बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए गैस सप्लाई के नियम थोड़े अलग रखे गए हैं। अब इन सेक्टर्स को कितनी और कैसे गैस की सप्लाई दी जाएगी, इसके लिए खास कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स शामिल किए हैं। ये कमेटी अलग अलग इंडस्ट्रीज की डिमांड और उनके आवेदन को रिव्यू करेगी। उसके बाद ही सप्लाई पर कोई फैसला लिया जाएगा और इससे जो गैस के बंटवारे में पारदर्शिता बनी रहेगी, इस पर भी बात की जा रही है और इमरजेंसी हालातों में जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम करने वाला है। तो देखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बीच निर्यातकों को मदद देने के लिए सरकार बीमा समर्थन जैसी नई योजनाएं शुरू करने की संभावनाएं भी तलाश रही है। पीयूष गोयल ने आगे कहा कि इस बारे में निर्यात ऋण गारंटी देने वाली यूनिट ईसीजीसी और अन्य विभागों के साथ परामर्श किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम निर्यातकों की मदद के लिए बीमा समर्थन जैसे कुछ नई योजनाएं विकसित करने पर विचार भी कर रहे हैं। इस बारे में ईसीजीसी और अन्य विभागों से चर्चा भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अंतर मंत्रालयीय समूह पश्चिम एशिया संकट से जुड़े घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। निर्यातकों के साथ लगातार कांटेक्ट भी किया जा रहा है। वहीं पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार उन निर्यातकों की मदद के उपाय तलाश रही है जिनका माल भेजा जा चुका है, लेकिन मौजूदा हालात के कारण उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस बीच सीमा शुल्क विभाग के पश्चिम एशिया संकट के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बंद होने और समुद्री मार्गों में व्यवधान के चलते भारतीय बंदरगाहों पर वापस आने वाले निर्यात माल से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमले और फिर ईरान के जवाबी हमले के बाद जो क्षेत्र है उसमें तनाव लगातार बढ़ गया है, जिससे तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। और देखिए, एलपीजी के भी दाम इसी वजह से बढ़े हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत में भी इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अब इस संकट के कारण समुद्री माल भाड़ा, हवाई परिवहन लागत और बीमा प्रीमियम में भी बढ़ोतरी हुई है। ये संकट भारतीय निर्यातकों के लिए इस लिहाज से अहम है कि भारत के लिए पश्चिम एशिया का जो प्रमुख निर्यात बाजार है वो उसमें से एक है, इंपॉर्टेंट है। एलपीजी उत्पादन सीएनजी पाइप वाली रसोई गैस को अलॉटमेंट में मिली टॉप प्राथमिकता पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण आयातित गैस आपूर्ति बाधित होने के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस की अलॉटमेंट की प्राथमिकता लिस्ट संशोधित की है। नई व्यवस्था में जो एलपीजी उत्पादन को सीएनजी और पाइप से मिलने वाली रसोई गैस है उसके साथ ही टॉप प्राथमिकता दी गई है। सरकार की तरफ से जारी गजट अधिसूचना के मुताबिक इन क्षेत्रों की जरूरतें पहले पूरी की जाएगी, उसके बाद ही जो अन्य क्षेत्र हैं वहां पर गैस उपलब्ध की जाएगी। और यही तस्वीरें जो है वो भारत के भी कई शहरों से सामने आ रही है। खास करके अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सुबह से ही यहाँ पर जो एलपीजी है उसके लिए लाइन लगाते लोग दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी परेशान होते भी दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, संशोधित व्यवस्था के तहत पाइप के जरिए घरेलू गैस, रसोई गैस वाहनों के लिए
जो सीएनजी और एलपीजी उत्पादन को प्राथमिकता कैटेगरी में सबसे ऊपर रखा गया है और इन क्षेत्रों को पहले 6 महीने की औसत खपत के आधार पर 100% गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उर्वरक क्षेत्र को दूसरी प्राथमिकता दी गई है और उसकी पिछले 6 महीने की औसत मांग कम से कम 70% तक पूरा किया जाएगा। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग से दुनिया में तेल की सप्लाई का भी बड़ा संकट पैदा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है लगभग बंद है, जहाँ से दुनिया के कुल तेल का लगभग 20 से 25% हिस्सा गुजरता है। अब कई ऐसे देश हैं जहां पर अब कुछ हफ्तों या महीनों का ही तेल रिजर्व है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध जल्द खत्म होने के संकेत दिए, लेकिन वही दूसरी तरफ ईरान से लगातार ये सामने आ रहा है। ईरान कह रहा है कि ये हम तय करेंगे कि युद्ध कब खत्म होगा, अमेरिका ये नहीं तय करेगा। और रॉबर्ट कियोस्की का कहना है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देश है। अपनी ज़रूरतों का 80% से ज़्यादा तेल वो बाहर से खरीदता है और इससे लगभग आधा तेल खाड़ी देशों से आता है। और सामान्य स्थिति में तेल की कीमत बढ़ना भारत के लिए समस्या बन सकती है, लेकिन लेखक के अनुसार इस बार बहुत समझदारी से रणनीति अपना रहा है भारत, और भारत शतरंज खेल रहा है जबकि बाकी देश साधारण खेल खेल रहे हैं। भारत के पास लगभग 74 दिनों का तेल भंडार है और जिसकी पुष्टि भारत के खुद तेल मंत्री ने की है। इसके अलावा भारत रूस से काफ़ी सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है। अमेरिका ने भी भारत को 30 दिन की छूट दी है ताकि वो समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीद सके, और इसका ये मतलब है कि भारत इस मौके का फ़ायदा उठाकर सस्ता तेल खरीद सकता है। भारत की रणनीति ये है कि वो सस्ता रूसी कच्चा तेल खरीदे और उसे अपने रिफाइनरीज में प्रोसेस करे, फिर उससे बने पेट्रोल, डीजल जैसे रिफाइंड प्रोडक्ट दुनिया के देशों को बेच दे। अभी दुनिया में ईंधन की भारी मांग है। तेल की कीमत लगभग $114 के आसपास है। भारत पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद निर्यातकों में से एक माना जाता है और इसलिए सस्ते रूसी तेल और महंगे रिफाइंड ईंधन के बीच जो कीमत का अंतर है उससे भारत को इस समय काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल रहा है। तो देखिए, भारत ने इस पूरे युद्ध के दौरान अमेरिका, रूस, इजराइल और ईरान सभी के साथ अपने संबंध बनाए रखे, और इस बार अलग अलग देश भारत के जरिए एक दूसरे को संदेश भी भेजते हैं और इसे बैक चैनल डिप्लोमेसी कहा जाता है। ये एक बड़ी रणनीतिक ताकत होती है। तो विशेषज्ञ का कहना है कि भारत इस समय बहुत मुश्किल स्थिति में संतुलन बनाकर चल रहा है।